12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। किसी भी धनराशि से इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है, लेकिन बहस उठी है कि क्या यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा बीमा क्लेम हो सकता है। बीमा कंपनियों के सामने वो 241 मरहूम जिंदगियां हैं, साथ ही है एयरलाइंस जिनके एयरक्राफ्ट और तमाम ऑपरेशन भी बीमा में लिस्टेड होते हैं। आज इस बीमा पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इजराइल ईरान युद्ध के फौरन बाद क्या बाजार करवट ले रहा है और क्यों महंगाई भड़कने के खतरे पैदा हो गए हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. हम जिस बीमा की बात करेंगे वो है क्या? साधारण शब्दों में बीमा एक ऐसा समझौता है जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है और फौरी तौर पर एक आर्थिक मदद आपको देता है। घटनाक्रम पे चलते हैं। 12 जून को हुए एयर इंडिया की भयावह दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोरा। इस हादसे में विमान में सवार 229 यात्रियों की मौत हुई, साथ ही विमान कर्मी दल के 12 लोगों की जान चली गई। इनके परिवारों का दर्द किसी भी मुआवजे से नहीं भरा जा सकता, लेकिन इस प्लेन हादसे के शिकार लोगों के लिए बीमा की रकम मिलने के कुछ नियम कायदे पहले से तय किए गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार तरुण शुक्ला और शिल्पी सिन्हा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बीमा कंपनियों को मुआवजे के तौर पे करीब $120 मिलियन यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि बीमा क्लेम की रकम बढ़ सकती है। यह यात्रियों की तरफ से किए गए क्लेम पर निर्भर करेगा। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। अब इंश्योरेंस क्लेम का अनुमानित ब्रेकअप समझते हैं। मतलब ये कि बीमा कंपनियों को किस मद में कितना मुआवजा चुकाना पड़ सकता है, लेकिन पहले इस घटना में जान गंवा चुके लोगों की तय बात करेंगे। हम किसी भी दुख के सापेक्ष धनराशि को नहीं रख रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के फौरन बाद टाटा सन्स ने ऐलान किया कि इस घटना के सभी हताहतों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। ध्यान रहे कि यह वादा टाटा समूह की ओर से किया गया था, न कि उन एजेंसियों की तरफ से जिनके पास इंश्योरेंस का जिम्मा होता है। आगे बढ़ने के पहले एक टर्म समझ लीजिए। 1999 का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये वो समझौता था जो हवाई जहाज कंपनी की यात्रियों की मौत या चोट, सामान और माल के नुकसान या देरी के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करता है। इस जिम्मेदारी के तहत हादसे की स्थिति में एयरलाइंस मृतक यात्रियों को या घायल यात्रियों को एक तय पैसे मुआवजे के तौर पर देने के लिए बाध्य है। भारत साल 2009 में इस समझौते का हिस्सा बना। अब इस समझौते के हिसाब से बात करें तो हालिया हादसे के बाद एयर इंडिया हर मृत यात्री को 1,51,880 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR देने के लिए बाध्य है उनके परिवारों को। ये SDR जो है वो एक तरह की इकाई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बनाया है। ये 5 अलग अलग देशों की मुद्राओं पर आधारित है, जिससे इसका मूल्य पूरी दुनिया में एक जैसा रहता है। किसी मुद्रा के मूल्य के घटने बढ़ने से SDR के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी के हिसाब से एक SDR का मूल्य लगभग 120 रुपए के आसपास है। इसका मतलब है कि हर पीड़ित व्यक्ति को, उनके परिवार को करीब 1.8 करोड़ रुपए टाटा समूह जो एयर इंडिया चलाता है वो देने के लिए बाध्य है। और विमान में सवार 241 लोगों की दुखद मौत की स्थिति में एयर इंडिया को कम से कम 435 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। लेकिन इस विमान में शामिल 12 क्रू मेंबर्स को उनकी नौकरी की शर्तों और मुआवजा कानून के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। ऐसे में एयर इंडिया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से 229 यात्रियों को ही मुआवजा देगी। लेकिन टाटा सन्स ने ऐलान किया कि प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए देने का। वो है 1.8 मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का और ये है 1। अब अगर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का क्लॉज जोड़ दें तो एयर इंडिया या टाटा समूह को प्रति व्यक्ति 2.8 करोड़ रुपए देने होंगे। एक जो टाटा सन्स ने अपनी तरफ से वादा किया है और 1.8 वो
जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत देना होगा। दोनों मिलाएं तो 2.8 करोड़ रुपए। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो दुर्घटना में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को कुल मिलाकर करीब 360 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में हवाई जहाज कंपनियों को जिम्मेदारी बीमा, जिसको लायबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, वो भी रखने को कहा गया है ताकि वे दुर्घटनाओं, चोटों या नुकसान की स्थिति में यात्रियों और माल मालिकों को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि हवाई जहाज कंपनियों के पास कन्वेंशन के कड़े नियमों के तहत मुआवजा देने के पैसे हों। कन्वेंशन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में शामिल सभी हवाई जहाज कंपनियों को मौत, चोट, सामान या माल के दावों को कवर करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त बीमा होना चाहिए। ये पैसा आमतौर पर परिवार की तुरंत की ज़रूरतों जैसे अंतिम संस्कार, मेडिकल खर्चों और उससे जुड़े अन्य तमाम खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। बात करते हैं कि एयरलाइंस को हुए जो नुकसान की उसकी कर लेते हैं। यहाँ बात आती है हल लॉस की। एयरलाइंस कंपनियां अपने विमानों को किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए हल इंश्योरेंस करवाती हैं। हल कवरेज विमान के ढांचे को होने वाले नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है। ये शिप्स और दूसरे समुद्री जोखिमों को भी कवर करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हल लॉस के तहत बीमा कंपनियों को करीब $80 मिलियन, भारतीय मुद्रा में करीब 690 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया कि उसे ठीक करना संभव ही नहीं है। इसमें विमान की पूरी कीमत का दावा किया जाता है, जिसमें विमान के पार्ट्स, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स भी शामिल होते हैं। ये स्थितियां आंकी जाती हैं। यह रकम बीमा पॉलिसी में साफ साफ लिखी जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ बात करते हैं। इस हादसे का शिकार बोइंग जो 787 ड्रीम लाइनर है, उसकी कीमत, वो एयरक्राफ्ट कितना पुराना था और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर घट बढ़ भी सकता है जो उसको मिलने वाला बीमा क्लेम है। और भुगतान करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के लिए मुख्य बीमा करता है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। इनके पास बीमा पॉलिसी में 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। इनके अलावा जो अन्य बीमा करता है वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। बीमा पॉलिसी में हल बीमा और जिम्मेदारी बीमा दोनों शामिल हैं। ET की रिपोर्ट में बीमा उद्योग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि इससे पहले हुए विमान हादसों जैसे साल 2010 का मंगलौर प्लेन क्रैश और 2020 का कोझिकोड प्लेन क्रैश, उनमें बीमा क्लेम 60 से 70 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से हुआ था, जबकि अहमदाबाद प्लेन हादसे का दावा उससे ज्यादा है। अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एविएशन बिजनेस हेड सौरभ विश्वास ने भी कहा है अखबार से कि ये किसी भारतीय एयरलाइन से जुड़े सबसे बड़े दावों में से एक होगा। कितना भी महंगा, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा दावा क्यों ना हो, ये ज़रूरी दावा है, इसे पूरा होना चाहिए और इस हादसे की मुकम्मल जांच हो ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हो। इस खबर पर तमाम अपडेट्स लैलन टॉप पर आप देख सकते हैं। अब आज की दूसरी खबर पे चलते हैं। 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। इसके चलते कच्चे तेल में उबाल आया है, सोने में भी तेजी दिखाई दे रही है और शेयर बाजार में भी मायूसी लगभग छाती दिख रही है। पहले बात क्रूड ऑयल की, यानी कच्चा तेल जिसे हम खरीदते हैं, यानी हमारा देश खरीदता है और रिफाइन करके अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक प्रकार ब्रेंट बास्केट का भाव करीब 13% तक बढ़ गया। आज की तारीख में $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इसके अलावा वैरायटी वाला कच्चा तेल या इसको WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी कहते हैं, वो भी 13.5% की जोरदार तेजी के साथ $77.2 प्रति बैरल पर पहुंच गया। मिंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से होने वाली तेल की सप्लाई में भी बाधा आ सकती है। दुनिया भर में करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर अन्य देशों तक पहुंचा करता है। समझते हैं कि इससे हमारा आपका नुकसान क्या हो सकता है। हमें पता है कि अपने तेल का 80% से ज़्यादा हम विदेशों से खरीदते हैं। सप्लाई में दिक्कत आई तो कच्चे तेल के दाम और उछलेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, खाने पीने की चीज़ों और अन्य सामानों की कीमतें भी बढ़ेंगी। तेल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भी
चढ़ाव थोड़ा देखा जाएगा, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। अब आगे कच्चा तेल किस करवट ले सकता है, इसे हम एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुआ है इसराइल में, ईरान में, उससे लग रहा है कि आगे भी क्रूड में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज करने की बात करी है, मगर जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन कंसर्न हुए हैं, लग रहा है कि आगे भी भावों में तेजी देखी जा सकती है। और हमें लग रहा है कि अगर ये एस्केलेशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन आगे बढ़ता है तो क्रूड के भावों में और आगे तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात गोल्ड की, सोने की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से आज सोने के दाम भी उछले हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतें 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर गई। एक दिन पहले यानी 12 जून को यह रेट 98,110 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 13 जून को MCX पे सोने का भाव 1,0403 रुपए प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया था। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सर्राफा बाजार में सोने का भाव 1,715 रुपए बढ़ के 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया। जानकार कहते हैं कि सोने की कीमतों में उछाल मुख्य रूप से कमजोर रुपए और मिडिल ईस्ट में बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण आया है। क्यों आया है? क्योंकि जब भी दुनिया के किसी हिस्से में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ जाती है। सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। कि गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न अभी तक गोल्ड ने दिए हैं इस 1 जनवरी से लेकर अभी तक। और हम देख रहे हैं कि डॉलर में वीकनेस की वजह से, जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की वजह से गोल्ड में कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखी है। और अगर हम आज देखें तो गोल्ड ने अगेन 1 लाख के ऊपर के लेवल टेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लग रहा है कि आगे भी गोल्ड का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आगे और एस्केलेशंस होते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेके या US चाइना ट्रेड वॉर को लेके, डॉलर में वीकनेस आगे और गहराती है तो आगे भी गोल्ड का भाव ऊपर जा सकता है। अगर हम आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड में जल्दी ही $3500 से लेकर $3700 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,04,000 से लेकर 1,08,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट गोल्ड का पॉजिटिव हुआ है पूरे ही साल, और लग रहा है कि आगे भी तेजी रहेगी। हालांकि हम देखें तो आने वाले 2 महीनों के बाद भारत में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा, उससे भी गोल्ड को सपोर्ट रहेगा और हमें लगता है कि आगे भी गोल्ड के भाव बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं आज शेयर बाजार में भी गिरावट रही। आज सेंसेक्स 573 अंक की गिरावट के साथ 81,118 का सूचकांक जो लेकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंक तक गिरा, करीब 24,718 सूचकांक पे बंद हुआ। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।